हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। और आरटी एकेडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके बोर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयारी कराना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और शानदार सी बायोलॉजी की। और इसमें फिजिक्स का पोर्शन मैं डील कर रहा हूँ। मैं इंद्रजीत सिंह आईटी कानपुर से बहुत सारी पढ़ाई की है आपके लिए और आपको पढ़ा रहा हूँ आरटी एकेडमी पर। क्लास 11 की फिजिक्स चल रही है। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स और सारे कॉन्सेप्ट्स वेक्टर्स के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बोर्ड्स में जो आते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो एजेंडा है दैट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सेशन ऑन वेक्टर्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो देखें न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है गिवन दैट a plus b equal to r and a square plus b square equal to r square। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है इसमें, वेक्टर लगा हुआ था इनके ऊपर। कह रहा था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर और a का मॉड का स्क्वायर और b के मॉड का स्क्वायर जो है वो r के मॉड का स्क्वायर है। तो एंगल बताइए। बेसिकली ऐसा दे रखा है कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। मतलब जब इनको आप वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा। लेकिन अगर आप इनके मॉड वैल्यूज का रिलेशन देखना चाहते हैं तो वो ये है। आपको शायद ऐसा देखते ही फीलिंग आए कि यार ये तो पाइथागोरस लिखा है, और पाइथागोरस लिखा है तो ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि कैसे इसको समझना है और कैसे इसे लिखना है। अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैं आपको बोल रहा हूं कि इसे आप ए वेक्टर मान लीजिए और 90 डिग्रीज पे लेट से बी वेक्टर मान लिया। तो यू सी के जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये होगा। अब आप देखें कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आपको दिख ही रहा है कि यार ये 90 डिग्री पे होंगे तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लॉजिकली इसका जो आंसर आने वाला है वो π/2 यानी सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी इसको करेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो हमें बता रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर है। तो तय बात है कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा बिटवीन देम। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा। नाउ जस्ट स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। तो आपने स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू पूरा रूट हट जाएगा तो अंदर की चीज बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको पता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये जो चीज है प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड मतलब क्वेश्चन में दे रखी है। अब प्रोवाइडेड चीज को यहां पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस b square that equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। तो आपको दिख रहा है कि a square से a square और b square से b square कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बचेगा और सामने बचेगा 2ab cos theta। अब यहाँ पर या तो 2 या तो a या तो b 0 है और या तो cos theta 0 है। तो एक बात तो तय है कि ये 0 होने वाला नहीं है। उसका कारण 2 is a pure number which is not 0। a अगर कोई वेक्टर है तो तय बात है कि a नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, तो अल्टीमेटली cos थीटा ही 0 है। और तुम जानते हो कि जिस समय पर cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वेक्टर के केस में जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री और π/2 होगी। तो आप पाते हैं आपका जो रिजल्ट आया है वो C करेक्ट है π/2। ये क्लियर है मेरी बात। आगे देखिए अगला सवाल। भैया आगे आना है? हाँ आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन करेक्ट नहीं है? आइए पहला प्रॉब्लम जो है ए ऑप्शन में कह रहा है कि a क्रॉस b इज माइनस टाइम्स b क्रॉस a। और ये लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b क्रॉस a। लेकिन इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है जिसकी वजह से ये जो चीज है ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसमें तो कोई बुराई नहीं।
सेकंड देख लेते हैं, कह रहा है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बात तो सही है, सेकंड ऑप्शन भी है, वो कह रहा है कि A क्रॉस B जो है ना वो B क्रॉस A के बिल्कुल बराबर नहीं होता। हम कहेंगे यार मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होते होंगे लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आती, जस्ट ऑपोजिट आती हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है वो खुद में वेक्टर होता है। एंड वेक्टर हैज टू थिंग्स, वन मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल गई, वेक्टर बदल गया, इस वजह से A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ आपके लिए करेक्ट करेक्ट। तो ये कहानी करेक्ट है, ये कहानी करेक्ट है। आगे देखें, कह रहा है A क्रॉस B प्लस C क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डॉट में डिस्ट्रीब्यूट होता था वैसे ही क्रॉस में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपके पास लिखा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो ये A का क्रॉस B से भी और A का क्रॉस C से भी फॉलोड बाय देयर साइंस, और सीक्वेंस को मेंटेन करना होता है क्योंकि पहले A लिखा हुआ है इसलिए A क्रॉस B प्लस फिर से पहले A लिखा हुआ है इसलिए A क्रॉस C होगा। सीक्वेंस इज मेंटेन्ड एंड साइन को फॉलो किया जाएगा। तो भैया सेकंड वाला टर्म भी तो यही कह रहा है, और अगर यही कह रहा है तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचा इनकरेक्ट का, और वो है ये कह रहा है कि A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस C। तो इसका कोई लॉजिक भी नहीं है कि B प्लस C जो वेक्टर आ रहा है उससे A को क्रॉस करें और A क्रॉस B जो आ रहा है उससे C को ऐड करें, दोनों अलग बातें हैं। यहाँ पर एक एडिशन से मल्टीप्लिकेशन कराया जा रहा है और यहाँ किसी मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर से एडिशन कराया जा रहा है, तो लॉजिकली ये दोनों सेम होने वाले नहीं। तो स्केलर में भी ट्रू होगा कि ये चीज करेक्ट नहीं होगी, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। और क्योंकि ये डी ऑप्शन ही नॉट करेक्ट है तो यही नॉट करेक्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए, which one of the following statements is true। देखिए, a scalar quantity is the one that is conserved in all process। नहीं, scalar quantity कहाँ conserved रहती है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है एंड यू सी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन है। मैंने म्यू की वैल्यू कुछ दे दी, लेट्स से म्यू जो जीरो नहीं है। उसके बाद इस व्यक्ति को कोई स्पीड दे दी, हमने स्पीड दी v क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे से रोकने की कोशिश करेगा, काइनेटिक काइंड ऑफ फ्रिक्शन होगा। कुछ समय बाद ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। इसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस हो गई। और काइनेटिक एनर्जी लॉस का मतलब वो कहाँ कन्वर्ट हुई, तो सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड इनटू हीट प्लस साउंड। हीट और साउंड में ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो किसी तरह से स्केलर क्वांटिटी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इन टर्न इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कंजर्व रहती है हमेशा, ये बात तो गलत है। तो पहला वाला तो हमारा आंसर नहीं है, काट दीजिए। दूसरा देखिए, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ये भी डबल आंसर है। जैसे लेट्स से ये आपका ओरिजिन है जिसको हम लोग रेफरेंस बोला करते थे 9th क्लास में। रेफरेंस का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसके ऊपर h हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और इससे नीचे अगर h हाइट पे आएंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी -mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैन टेक पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वैल्यूज। तो ये भी डबल स्टेटमेंट है कि स्केलर्स नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते, स्केलर्स कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। अच्छा, सीधे a scalar quantity is the one that doesn't vary from one point to another in space। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जाने पर नहीं बदलती, ऐसा भी नहीं है, बदलती है। अच्छा, आखिरी देखें, a scalar quantity has the same value for observers with different orientations of the axis। हाँ ठीक है, ये बात सही है। मान लीजिए कि कोई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आप x पर खड़े हैं, y पर खड़े हैं, z पर खड़े हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं,
पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसे यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो भी वही आंसर निकालेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो भी वही आंसर निकालेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो भी वही आंसर निकालेंगे। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नजर आता है। आगे देखिए, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से क्या सही हो सकता है? पहला तो दिख गया यार, कह रहा है कि यार ये सब वेक्टर्स में लिखे, ध्यान दीजिएगा मैंने वेक्टर्स यहाँ नोटेशन में नहीं डाला हुआ है, बट ऑल आर रिटन इन वेक्टर नोटेशंस। ये बोल्ड बोल्ड हैं, सारे ही बोल्ड लिखे हैं इसलिए एक जैसे लग रहे हैं, और विशेष ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट है। आपको पता है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो होता है वो b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर नहीं होता, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। सिमिलरली आपको पता है कि जो a क्रॉस b होता है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, उसके नेगेटिव के बराबर होता है। अच्छा, अगर नेगेटिव के बराबर है तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट नहीं हुए। लेकिन आपको पता है कि अगर वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड करें या वेक्टर b में वेक्टर a को ऐड करें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे आइए, अगला देखिए, if n cap is a unit vector in the direction of vector a then n cap is, n cap क्या होगा? तो याद करिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को। यूनिट वेक्टर n कैप कैसे बताया जाता है? कहा जाता था अगर a कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर की शर्त यह है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड 1 करने का मतलब जो भी वेक्टर है उसको खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगाना पड़ेगा, यानी a वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ इटसेल्फ, देन इट विल गिव अ यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर। और देखिए कहां है, पहला वाला स्टेटमेंट ही दिख रहा है यार, a करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, अगला कह रहा है गिवन दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r। ये वेक्टर नोटेशंस है, ये वेक्टर नोटेशंस है, और कह रहा है कि a b बराबर r, यानी कि a इक्वल टू b इक्वल टू r, मतलब ये मैग्नीट्यूड्स है। तो मैं आपके लिए दोबारा से ये चीज लिख देता हूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको मालूम चल जाए कि a और b को वेक्टरली ऐड करने पे रिजल्टेंट r आता है। और फिर ये कह रहा है कि a इक्वल टू b इक्वल टू r का मतलब ये है कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर और b का मैग्नीट्यूड r के बराबर, मतलब 4 में 4 को जोड़ रहे हैं और आंसर भी 4 ही आ रहा है। आसान है, सिंपल। कह रहा है कि एंगल क्या होगा a और b के बीच। a और b के बीच जब एंगल पूछे तो आपको एंगल की चर्चा करते समय थीटा की बात पूछी गई। आप देखें a दिया, b दिया, r दिया, थीटा पूछा, कौन सा फॉर्मूला? रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर याद करोगे तो तुम्हारे सामने आएगा r इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लें, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, कह रहा है कि a b के बराबर, b r के बराबर, यानी a की जगह a लिख लें, b की जगह भी a लिख लें और r की जगह भी a लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों की वैल्यूज सेम है। तो r की जगह मैंने a ही डाल दिया, a की जगह तो a लिखा ही था, b की जगह भी मैंने a डाल दिया, तो 2a into cos थीटा। यू सी कि ये रहा हमारा a स्क्वायर, ये रहा हमारा a स्क्वायर, ये भी रहा a स्क्वायर और यहां रहा 2a स्क्वायर cos थीटा। आप देखें ये दोनों जब ऐड होंगे तो बन जाएंगे 2a स्क्वायर, और ये भी रहा 2a स्क्वायर, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कौन है बेटा? cos थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2a स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बचेगा 1 प्लस cos थीटा। 1 कहां बचेगा? इस जगह पे, cos थीटा बचेगा यहां, और सामने लिखा हुआ है बेटे a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ध्यान रखिएगा कटने के दो तरीके होते हैं। हम इक्वेशन में आमने सामने दो चीजें उड़ाते हैं, एक डिवाइड करके, एक माइनस करके। डिवाइड करके जब चीजें जाती हैं तो आंसर आता है 1, और माइनस करके जाती हैं तो आंसर आता है 0। फिलहाल ये डिवाइड हो गया, मेरे पास यहां बचा 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos थीटा। आप इसे अगर और देखें तो ये 2
मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा तो आई विल हैव 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। इस 1 को नचा के इधर भेज दो तो यू विल गेट cos थीटा एज 1/2 माइनस 1। आधे में से एक को घटाओगे तो आधा बचेगा, पर नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि बड़े में से छोटे को नहीं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हो। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है cos थीटा की वैल्यू -1/2। और तुम्हें पहचानना है कि cos थीटा -1/2 कब होता है, तो मेरे हिसाब से ये तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज रही हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज का मतलब क्या है कि अगर आप 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 120 डिग्री। अच्छा साहब, लेकिन अगर मैं इसे कहूं कि 360 डिग्री नहीं है, ये तो 2 पाई है रेडियंस में, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। 120 डिग्री को लिखने का तरीका है 2 पाई बाई 3 रेडियंस, और उसी में हमारा सी आंसर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है 2 पाई बाई 3। आगे देखें अगला सवाल। कंसीडर अ वेक्टर f another vector that is perpendicular to f is। f के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? तो ध्यान रखिए, जब भी कभी ये शब्द इस्तेमाल किया जाए परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर के लिए आपको सॉल्यूशन के टाइम पे याद आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स मान लीजिए कि a और मान लीजिए कि b, अगर ऐसा है टंग 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 इफ लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं देन तय बात है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब हम करेंगे तो ये कहानी कितनी आएगी? शून्य आएगी। मजा आ गया? शून्य आ गई? हाँ शून्य आ गई। इसका मतलब इन चारों में से जिसका डॉट 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ, अरे जुगाड़ और बताता हूं, देखिएगा। ये जो f है ना, ये i कैप में है 4 और j कैप में है 3, ये प्लस i कैप है और ये डायरेक्शन माइनस j कैप है। अब जिस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर होना है, अब अगर आप देखें गौर से तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो बेसिकली ऐसे आने वाला है इन दोनों का। जिसे इसके परपेंडिकुलर होना है उसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर होना है। स्क्रीन के परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये x है ये y है तो z बाहर है, यानी कि हमारा आंसर सिर्फ z एक्सिस में आने वाला है। तो एक बात तो सीधी सीधी है कि दिखाई आपको एक k कैप देना चाहिए, परंतु स्टिल हम यहाँ पर कुछ चीजें सॉल्व करके आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा लगे कि काम कैसे हो रहा है। तो पहले a ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। f वेक्टर डॉट a ऑप्शन, इसको डॉट करा लेते हैं। 4i कैप माइनस 3j कैप डॉट किया गया 4i कैप प्लस 3j कैप से। तो जब इसका डॉट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 4 और 4 16 हो गया और 3 और 3 9 हो गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a हमारा ऑप्शन नहीं है। b को आप देखिए, लिखा हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप, मतलब मेरा जो f है उसे डॉट कराना है 6i कैप से, j तो है ही नहीं। i और i का डॉट करेंगे तो बेटा 24 आ जाएगा और j वाले का आएगा 0, which is not again 0, तो ये भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था डॉट 0 आएगा तो ही बात बनेगी। तो बस डॉट करा के देखते जाइए f का। आपने लिखा f वेक्टर which is 4i कैप माइनस 3j कैप, डॉट करा रहे हैं किससे? d से। d क्या लिखा है? 3i कैप माइनस 4j कैप। ये भी हो सकता है, तो आओ देखें करके। एक बात तो देखी कि 4 में से 3 का करोगे तो बेटा आएगा 12, और माइनस और ये प्लस तो आया प्लस अगेन 12, ये 24 हो गया, which indeed is not 0। तो एक ही ऑप्शन बचता है which is C, और C ऑप्शन पे अगर देखें तो हम लिखते हैं 4i कैप माइनस 3j कैप जो मेरा f वेक्टर है, और चाहो तो यहाँ पर 0k कैप भी लिख लो सहूलियत के लिए, और क्योंकि ये 7k कैप है तो डॉट करना है मुझे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 7k कैप से। तो आप देखो 0 से 0 अगेन 0, 0 से 0 अगेन 0, 7 से 0 अगेन 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे मल्टीप्लिकेशन 0 हैं और हमारा आंसर भी आ रहा है 0, और जो परपेंडिकुलर होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। अतएव ये बात समझ आती है कि प्रभु सी ऑप्शन ही करेक्ट है। आई होप लॉजिकली समझ आई होगी बात, आसान था। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखें। Consider two vectors f1 equal to 2i cap plus 5j cap and f2 as 3i cap plus 4j cap. The magnitude of the scalar product of these vectors is। Simply आपसे
मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी ले रहा है। तो आइए मैग्नीट्यूड की जानकारी दे देते हैं। भाई साहब भूखे प्यासे हैं, मैग्नीट्यूड के कर लेते हैं। कह रहा है कि F1 डॉट F2। अच्छा एक बात और कि मैग्नीट्यूड बोल देने से कोई चमत्कार नहीं हो जाता, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं। इट इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा F1 क्या है 2i कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और F2 क्या है तो हम कहेंगे 3j कैप प्लस 4k कैप। आप कहोगे ये क्या बकवास है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो जहां 2i कैप है, j नहीं है तो वहां 0 लगा लो, 5k कैप। आपको दिख रहा है यहाँ पे i नहीं है तो 0 लगा लो, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और आपको ये बात पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो a का रिश्ता a मतलब i का रिश्ता i से, j का रिश्ता j से और k का रिश्ता k से। डॉट प्रोडक्ट में कभी भी दूसरों से संबंध नहीं बनाए जाते, इसलिए ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। और जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चा तो पहले वाला 2 0 0, दूसरा वाला 0 एंड समथिंग इज 0, तीसरा वाला जो है वो 5 4 20 आंसर आ रहा है। और हमारा आंसर आया 20 यूनिट्स, ठीक है ना। ये हमारा सुंदर प्यारा अच्छा पवित्र आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल डॉट प्रोडक्ट की स्टोरी, कुछ खास नहीं। आगे देखो, आगे कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p is r। मतलब एक फोर्स है 3p, दूसरी है 2p, उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है r। if the first force is doubled then the resultant is also doubled। यानी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, सेकंड फोर्स को डबल कर दिया है। अच्छा, और रिजल्टेंट भी डबल हो गया है। तो दोनों फोर्सेस के बीच में क्या एंगल है, आओ जरा देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट फोर्स इज डबल, ठीक है, फर्स्ट फोर्स डबल है। ये प्राणी है और एक ये प्राणी है। हमने कहा साहब ये जो है ना, ये फर्स्ट फोर्स है 3p और ये सेकंड फोर्स है 2p। भैया यहां से ऐसे और यहां से ऐसे बनाया जाए, ये रिजल्टेंट है। तो ये है तुम्हारा r, ये रहा थीटा। थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, विशेष ध्यान रखना, थीटा में कोई चेंज नहीं लाना। कह रहा है कि if the first force is doubled, क्या कह रहा है, if the first force, फर्स्ट कौन सी है 3p, 3p को डबल किया गया, 3p को डबल कर ले भाई, और आगे ले आ 3p को डबल कर ले, ये देख आगे 3p डबल होके। अब जब 3p डबल होके आया तो ये कितना बन गया बेटा 6p। अब क्या करें, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इसको आगे ले जाएं और फिर क्या करें, ऐसे ले जाएं। तो जो नया रिजल्टेंट है बेटा वो कितना बनेगा, वो ऐसे बनेगा टैन। कह रहा है रिजल्टेंट भी डबल हो गया, और रिजल्टेंट डबल हो गया का सीधा मतलब हुआ कि ये भी कितना हो गया 2r। कह रहा था थीटा के बारे में बताओ, तो हमने कहा दो कंडीशन है, दो वेरिएबल है, निकल आएंगे, क्या परेशानी। आओ देखो केस 1 की चर्चा करते हैं। जो पहले था, पहले क्या था, लेट द एंगल बी थीटा। ध्यान रखना कि उसने एंगल बदलने की स्टोरी नहीं बोली, यानी एंगल उतना ही रखना है। तो 3p 2p की स्टोरी, हमारे पास रिजल्टेंट बेटा है r और एक है 3p स्क्वायर a की जगह और 2p स्क्वायर आप देखें b की जगह, और 2 टाइम्स 3p 2p और फिर ये cos थीटा। आपका ये रिजल्टेंट का स्क्वायर हुआ, ये हुआ बच्चे 9p स्क्वायर, ये हुआ 4p स्क्वायर, ये 9 देखो 2 2 4 4 और 3 12, ये हुआ 12p स्क्वायर और यहाँ हुआ बेटा cos थीटा। और 9 और 4 तुम देखोगे कि 13 बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर और ये रहा मेरे बच्चे cos थीटा। तो आप इसमें से चाहे तो p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, and when you take p square common it will come out to be 13 plus 12 cos थीटा, और यहाँ पर जो कॉमन है वो p स्क्वायर है और सामने क्या लिखा हुआ है r स्क्वायर। अब जो कुछ आ गया वो आ गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसे लिख के रख लेना है। तो रख लिया हमने लिख करके। अगले पार्ट को देखें, अगला पार्ट क्या है, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है वो देखो। केस 2 कह रहा है कि यार 6p हो गया और 2p है, थीटा उतना ही है लेकिन रिजल्टेंट की जगह 2r हो गया। तो हम लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट तो हटा ही क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये कर दिया। तो हम लिखेंगे 3 की जगह 6p स्क्वायर और फिर हम लिखेंगे बेटा 2p का तो कोई चेंज नहीं किया, 2p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6p
टाइम्स 2p टाइम्स वही पुराना घिसा पिटा cos थीटा। यहाँ पे बेटा लिखा जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ लिखा जाएगा 36p स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा 4p स्क्वायर और आप देखो 2 2 4 6 24 ये 24p स्क्वायर और यहाँ रहा बेटा आपका cos थीटा। कोई मेरे हिसाब से परेशानी नहीं। यहाँ पर लिखा गया आपके लिए अगेन 4r स्क्वायर और ये 36 और 4 36 एंड 4 40p स्क्वायर और यहाँ पर है ये 24p स्क्वायर cos थीटा। आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है r स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 4r स्क्वायर। आप चाहो तो इस 4 से इसको काट सकते हो, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर r स्क्वायर इक्वल टू 10p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर cos थीटा। और इस r स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकते हो जो मैंने निकाल रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे p स्क्वायर 13 प्लस 12 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 6 cos थीटा और मैं यहां से भी p स्क्वायर को कॉमन ले ले रहा हूं और आपको तुरंत दिखाई देगा कि p स्क्वायर ने स्वर्ग से धार लिया, एक साथ दोस्ती यारी खत्म, काम खत्म। ये रहा बेटा 13 प्लस 12 cos थीटा, ये रहा बेटा 10 प्लस 6 cos थीटा। आपके हिसाब से ये जो 6 cos थीटा है वो इधर चला जाएगा और जो 13 है बेटे वो इधर आ जाएगा। तो यू कैन सी कि ये रहा हमारे पास 12 cos थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल टू 10 माइनस 13, ये आ गया बेटा आपका माइनस 3 और यहाँ बच रहा है आपका 6 cos थीटा। तो आप यहाँ से देखें तो क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस 3 बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 नीचे चला जाएगा विच कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। अगेन आप देखें cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 आई, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी है 120 डिग्री की। 120 डिग्री कोई मेरा आंसर है, तो जवाब यहाँ बिल्कुल आंसर है और वो ये बी ऑप्शन करेक्ट। क्या है सवाल कठिन है? बिल्कुल नहीं। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं वेक्टर्स में बोर्ड लेवल के हिसाब से। कारण ये है कि थीटा नहीं बदल रहा है और वो क्वेश्चन में बोल भी नहीं रहा है कि थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, पर जब तक ना बोले तब तक आपको कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं मानना है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, इमेजरी आनी चाहिए और दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सवाल दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन की सेकंड इक्वेशन, फिर उनको साइमल्टेनियस मर्ज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। और इसमें कई बच्चे मैथमेटिक्स वाले जो होते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री के लगाने लग जाते हैं, जबकि हमने ये वेक्टर के ही सेशंस में स्टार्ट में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हों तो 0 से 180 डिग्रीज के बीच में वेक्टर के बीच एंगल्स की वैल्यू हो सकती है। इसके अलावा दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है कोई वैल्यू नहीं हो सकती। दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये रेंज है, इसके बाहर आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं सोचना। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ a plus b equal to r, ये क्वेश्चन तो हम अभी करके आए हैं। π/2 इसका आंसर आया था, याद करो हम लोगों ने किया था। एक वेक्टर a था, एक वेक्टर b था और 90 डिग्री पे होते थे तो एक वेक्टर ऐसे बन जाता था r, और ये 90 डिग्री पे होने की वजह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाता था। तो थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली 90 निकल कर आती थी। तो यही सी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकला था। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लगाया था। आगे देखें अगला क्या कह रहा है। कह रहा है तीन वेक्टर्स हैं a b और c, सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट b इक्वल टू 0 and a डॉट c इक्वल टू 0। अच्छा, तीन वेक्टर्स हैं a b c और वो कह रहा है कि a डॉट b 0, a डॉट b 0, a डॉट b 0 होने का क्या मतलब है? a डॉट b 0 होने का मतलब है कि a b के परपेंडिकुलर है। और फिर वो कह रहा है कि a डॉट c भी 0, और a डॉट c 0 होने का मतलब है कि जो a वेक्टर है वो c के भी परपेंडिकुलर है, यानी a जो है वो b और c दोनों के परपेंडिकुलर है। भाई ये तो क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ रहा है कि जो a वेक्टर है वो b और क्रॉस c के बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर डायरेक्शन तो सेम होगी, ये बात सही है। क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके पास कुछ वेक्टर हो x y और z, तो आप इसमें कांड क्या करते थे? कहते थे x क्रॉस y करो तो z आएगा, और जो z वेक्टर है वो x के भी परपेंडिकुलर होगा और z वेक्टर जो है वो y के भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हम लोग बोला करते थे z वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू
प्लेन ऑफ x एंड y। अब क्या कह रहा है? कह रहा है a इज पैरेलल। a इज पैरेलल बोलने का मतलब है इट इज आस्किंग फॉर द डायरेक्शन। कह रहा है a किसके पैरेलल होगा, यानी a की डायरेक्शन क्या होगी? a की वही डायरेक्शन होगी जो कि b क्रॉस c की होगी। वो अभी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, तो सिंपल स्टेटमेंट जो हम करके आए हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, b के गौर से देखना, a डॉट b इक्वल टू 0 है तो a b के परपेंडिकुलर हो चुका है, हमें पता है, तो b के पैरेलल तो नहीं हो सकता, तो आपको दिखना चाहिए कि ये ऑप्शन तो गलत है। c के पैरेलल भी नहीं हो सकता, और डॉट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो इसमें तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो एक ही, तो दो तरीके आपको बताए, एक तो ये कॉन्सेप्ट से जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट का सीखा था, और एक बताया एलिमिनेशन मेथड से b इज रॉन्ग, a इज रॉन्ग एंड c तो रबिश आंसर है, वो भी खत्म। तो बेसिकली डी ऑप्शन बचता है। तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कॉन्सेप्ट लगाकर भी अप्लाई कर सकते हैं चीजों को। फिलहाल आज का जो प्रॉब्लम सेशन है वो खत्म होता है, यहाँ पर हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, और इसके बाद अगर वेक्टर्स की और प्रॉब्लम करनी है तो और सेशंस लेते रहेंगे और प्रॉब्लम करते रहेंगे, एरिया वगैरह की बातें कर लेंगे, थोड़ी डिटेल में होती है, बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर चाहेंगे आप तो हम वो भी कर लेंगे। फिलहाल वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स और उनके वो कॉन्सेप्ट्स जो बोर्ड में पूछे जाते हैं हमने कंप्लीट कर लिया। आपके स्कूल्स में इतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने यहाँ पढ़ाया है, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। इसको कर लीजिए, ये प्रॉब्लम जो कराई ये कर लीजिए, आप चाहेंगे तो एक आध सेशन और प्रॉब्लम से कर लेंगे, वो कर लीजिए, काम खत्म। वेक्टर्स स्वाहा। अब चर्चा होगी 1D मोशन की। किसकी होगी? 1D मोशन की। डिटेल में पढ़ेंगे 1D मोशन, मजा आ जाएगा। फिलहाल वेक्टर्स का एंजॉय करते हुए इसको समाप्त करते हैं। चाहेंगे तो एक सेशन और प्रॉब्लम का कर लेंगे, लेकिन अब 1D मोशन का स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे 1D मोशन के साथ।